Namaskar everyone, welcome you all in another video. My name is C. Akash Bansal and I am a rank holder at all three levels CA, CPT, CIPCC and CA Final. आज का वीडियो हमारा किस बारे में है? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर पेपर में जो केस सिनेरियो आता है जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेशन का, उसको किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमें कम से कम टाइम में हम मैक्सिमम केस सिनेरियो, हम मैक्सिमम आंसर्स कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा क्या तरीका होना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आरटीपी जनवरी 25 का एग्जाम्पल लेते हुए आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको केस सिनेरियोज किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो केस स्टडी है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम जीएसटी की केस स्टडी के बारे में बातें करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। जो केस सिनेरियो सॉल्व करने की टिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहली टिप तो बेटा आपके लिए ये है कि केस सिनेरियो यानी कि केस स्टडी जब भी आप लोगों के एग्जाम में आए तो सबसे पहले जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रीड करो। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करो। क्वेश्चंस को रीड करते टाइम आपको क्या करना है बेटा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये केस स्टडी सोल्व करा रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने जैसे क्वेश्चन को रीड किया, which of the following statement is correct under GST law in relation to registration requirement of the company VCPL in relation to its operation to be commenced in state of गुजरात। मुझे नहीं पता VCPL क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे क्वेश्चन पढ़ के इतना जरूर समझ आ गया कि ये पूछ रहा है कि जीएसटी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स बताना है और किसके बारे में, इन रिलेशन टू ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात में ये जरूर कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूछना चाहते हैं। आपको क्या करना है, इसके बाद एक रफ बुक लेना है, जो आपके पेपर में आपकी सीट आती है उसका लास्ट पेज आपको रफ लेना है और वहां पे लिखना है फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखना है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन गुजरात, इतना लिख लो। रफ के अंदर ये लिख लीजिए रजिस्ट्रेशन गुजरात, ताकि आपको जब केस सिनेरियो पढ़ो तो ये पता हो कि पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रजिस्ट्रेशन गुजरात में जो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए लेना होगा या नहीं लेना होगा। इतना करने के बाद अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऑप्शंस वगैरह कुछ मत पढ़ो, अभी अभी केवल क्वेश्चन पे फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय वीसीपीएल। सर रिटर्न के बारे में, सेकंड है फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में पूछा गया है। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। रेंटल चार्जेस के जीएसटी के ऊपर बात की है, रेंटल चार्जेस के ऊपर जीएसटी की बात कर रहे हैं थर्ड में। फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन बाय VCPL, कुछ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी जो कि रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके बारे में बात करनी है हमें। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, VCPL इज फॉर द एडवर्टीजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस इन रिलेशन टू अपकमिंग मूवीज। सर कुछ तो है, एडवर्टीजमेंट का मटेरियल है जो कि महाराष्ट्र ऑफिस से गुजरात ऑफिस जा रहा है, उसके बारे में पूछा है कि क्या उसको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है। ऑप्शन पढ़ के मुझे समझ आ गया कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने फिफ्थ में लिख लिया कि जो यहाँ पे कौन से ऑफिस से बेटा, महाराष्ट्र ऑफिस से गुजरात ऑफिस, महाराष्ट्र ऑफिस से गुजरात ऑफिस जो मटेरियल जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। बस इतना समझ आ गया बेटा, मैंने कोई कुछ नहीं पढ़ा। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में क्या कवर है क्या कवर नहीं है, क्या देखना है, कुछ भी नहीं पता मुझे। मुझे केवल इतना पता है कि बोर्ड के ऊपर मैंने 4-5 क्वेश्चन लिख दिए जिनका आंसर मुझे चाहिए, जिनका मुझे आंसर्स चाहिए, ये मैंने क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। इसको इधर लिख देता हूँ बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका वो है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र से और गुजरात आपने सामान भेजा होगा, उसमें डॉक्यूमेंट कौन से इशू होंगे ये पूछा है, डॉक्यूमेंट कौन से इशू होंगे ये पूछा है। अब हम चल रहे हैं केस स्टडी के ऊपर। अब केस स्टडी जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक साइड आपका क्वेश्चन मतलब जो आपका रफ नोटबुक है उस पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और एक साइड आपका केस स्टडी है। अब केस स्टडी पढ़ते जाते हैं और रिलेट करते जाते हैं
केस स्टडी पढ़ते जाते हैं और रिलेट करते जाते हैं। सबसे पहले विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड वीसीपीएल इज अ लीडिंग चेन इन मल्टीप्लेक्सेस ऑपरेटिंग इन सेवरल स्टेट अक्रॉस इंडिया। यानी कि ये मल्टीप्लेक्स है जो कि वीसीपीएल के नाम से है और ये अक्रॉस इंडिया काम कर रहा है। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। और ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को मिला के ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। यहां तक पढ़ने के बाद में हमें अभी तक कोई क्वेश्चन मिला, गुजरात की बात नहीं की, रिटर्न की बात नहीं की, रेंटल की बात नहीं की, रिफंडेबल की बात नहीं की और महाराष्ट्र टू गुजरात कुछ भी बात नहीं की। तो ये एक तरीके से अभी तक मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिला। आगे चलते हैं। द कंपनी ऑफर्स मूवी टिकट्स, फूड और बिवरेजेस एंड अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विस। जो ये कंपनी है ये न केवल सिनेमा, अदरवाइज आपका टिकट्स भी देती है, फूड भी देती है और बिवरेज भी देती है। चलो जी, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल, एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज 175 करोड़। उनके पिछले साल का टर्नओवर 175 करोड़ है। द कंपनी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 35 करोड़ टिल जून इन करंट ईयर। करंट ईयर में इन्होंने 35 करोड़ का ऑलरेडी जून महीने तक टर्नओवर कर दिया है। अब देखो मुझे ये समझ आ गया बेटा कि ये गुजरात में, एक बार आगे पढ़ लेते हैं चलो। इन जुलाई वीसीपीएल ओपनड अ न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात वेयर इन द कमर्शियल ऑपरेशन विल कमेंस फ्रॉम अगस्त 1। वीसीपीएल जो है वो जुलाई में गुजरात में एक और सिनेमा हॉल अपना ओपन कर रहा है जिसका जो कमेंसमेंट है वो 1 अगस्त से होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूछी थी गुजरात वाले के लिए। गुजरात में जो वो मल्टीप्लेक्स ओपन कर रहे हैं उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पूछी थी। आगे मैं अगर नहीं भी पढ़ूं तो भी मेरे पास आंसर आ गया कि रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सभी स्टेट्स का मिला के, और सभी स्टेट्स का जो टर्नओवर है वो डेफिनेटली आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा है, फॉर श्योर है, क्योंकि इसने पहले ही बोला है 175 करोड़ पिछले साल का और करंट ईयर में ऑलरेडी 35 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब डेफिनेटली 20 लाख रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड ये नहीं होगा। इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन गुजरात वाइल कमेंसिंग बिजनेस इन गुजरात एज द एग्रीगेट टर्नओवर हैज ऑलरेडी एक्सीडेड, सब भी आंसर होगा। आप देख रहे हो कितनी जल्दी हम इस एमसीक्यू को सोल्व कर पाए हैं। अगर हम पहले नॉर्मल तरीके से चलेंगे तो दिक्कत होगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, आप लोगों को अपना प्रैक्टिस करना होगा, आप लोगों को अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चंस को रफ में लिखें और रफ में लिखने के बाद में फिर केस स्टडी पढ़ें, तो आपके दिमाग में ये रहेगा। क्योंकि साइड में आपके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और इस साइड में केस स्टडी है, तो दोनों एक साथ आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि हमें क्या आंसर करना है, किस केस स्टडी का हम आंसर ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलो पहला आंसर मेरा हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं केस स्टडी। ड्यू टू ऑपरेशंस इन मल्टीपल स्टेट्स द फिनांस एंड अकाउंट्स ऑपरेशन आर हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड टीम एट द कॉर्पोरेट ऑफिस। क्योंकि ये मल्टीपल स्टेट में काम कर रहे हैं तो इन्होंने एक कॉर्पोरेट ऑफिस डाला जो कि सारे इनके फिनांस और अकाउंट्स देखता है। द सेम टीम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स। और जो टीम इनके रिटर्न्स देखती है, इनके अकाउंट्स देखती है, वही टीम इनके जीएसटी रिटर्न भी फाइल करती है फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सबकी रिटर्न ये कंपनी फाइल करती है, ये टीम फाइल करती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं वापस से। नीचे आओ, इसी तरीके से एग्जाम में करना है। नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न? VCPL is required to file a single consolidated return? No. VCPL is required to file separate GST return for each state where it is registered? Yes. B. एक बार C और D भी पढ़ लेते हैं। VCPL is required to file return only in the state of Maharashtra? बिल्कुल नहीं। VCPL has option to file return in the state with the highest turnover? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि आपका बी आंसर होगा। ये तो चाहे मैं बिना मैं अगर केस स्टडी पढ़ूं भी ना तो भी मेरा आंसर बी आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है कि जितने रजिस्ट्रेशन उतनी ही रिटर्न से जाने वाली हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, मतलब सेकंड का आंसर भी हो गया, तो सेकंड को भी टिक कर लो कि सर सेकंड का भी आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे ऊपर वापस से। मैं ये केस स्टडी आप बच्चों के साथ पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे आइडिया भी नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा फिर केस स्टडी पढ़ी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इतना हार्ड नहीं होता, आसान होता है, टाइम बचा सकते हो आप। टाइम बचाने का तरीका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं।
आगे चलते हैं। कंपनी इज ऑल्सो इंगेज्ड इन लीजिंग ऑफ स्पेस टू द इंडिपेंडेंट वेंडर इन इट्स फूड कोर्ट अगेंस्ट रेंटल चार्जेस फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी ने क्या किया, अपने जो मल्टीप्लेक्स थे उनका जो स्पेस था वो रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंट वेंडर को, ताकि वो अपना फूड कोर्ट में अपनी शॉप लगा सकें, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा रेंटल इनकम हो रही है। यहाँ पे रेंटल जीएसटी का भी एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। VCPL को जीएसटी लगाना पड़ेगा रेंटल चार्जेस पे। आंसर इज यस। जो वो मल्टीप्लेक्स में अपनी शॉप रेंट पे दे रहे हैं वो कमर्शियल पर्पज है, और कमर्शियल पर्पज पे अगर आपने रेंट पे दिया तो FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट इज एक्सीडिंग ₹20 lakhs। टर्नओवर ऑफ द टेनेंट मतलब ही नहीं है, टर्नओवर ऑफ द टेनेंट डज नॉट मैटर, क्योंकि ये FCM फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो मल्टीप्लेक्स VCPL है वो जीएसटी चार्ज करेगा। ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट इज एक्सीडिंग 1.5 करोड़, कोई मतलब ही नहीं है सर। ओनली इफ द टोटल रेंटल कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ VCPL एक्सीड 20 लाख। अगर VCPL के हाथ में 20 लाख से ज्यादा रेंट होगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो 20 लाख का क्यों देखेंगे। लास्ट है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टेनेंट और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्जेस, यानी कि डी आंसर होने वाला है। मतलब हमने थर्ड भी कर लिया। आगे चलते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी में आगे चलते हैं बेटा, बहुत मजा आता है ऐसे करने में। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है। द कंपनी ऑब्टेन्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग in Mumbai under a rental agreement and paid ₹5 crore as refundable security deposit to the owner of the premise. The term of rental agreement is 5 years. सर कंपनी ने एक ऑफिस बिल्डिंग रेंट पे ली है, कहाँ पे सर, मुंबई में, और टर्म ये है कि मुंबई में 5 करोड़ रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट के अंदर आपने दिया, और वो डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा 5 साल के बाद में। तो आप लोगों को याद होगा कि जो अनएडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट होता है वो कभी भी आपका जीएसटी में रेंट नहीं माना जाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो सर ये जो फोर्थ क्वेश्चन था वो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर ही था, तो क्यों ना हम फोर्थ क्वेश्चन देख लें। In respect of refundable security deposit given by VCPL, GST is payable on the deposit amount by the owner of the premise? No. GST is payable on the deposit amount VCPL? No. There is no requirement to pay GST by the owner or VCPL. Answer is yes. कोई GST की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो डिपॉजिट है ये नॉन एडजस्टेबल है, मतलब ये रेंटल से एडजस्ट नहीं होगा। लास्ट भी पढ़ लेते हैं। GST is payable in equal proportion? बिल्कुल भी नहीं। तो सर सी आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग। चेक करेंगे आंसर, डोंट वरी अपन चेक करेंगे आंसर। फिर आगे चलते हैं। द कंपनी हैज ऑल्सो डिस्पैच एडवर्टीजमेंट मटेरियल वर्थ ₹35 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। कंपनी ने महाराष्ट्र से गुजरात में एडवर्टीजमेंट मटेरियल भी डिस्पैच किया है फॉर अपकमिंग मूवी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड इन सितंबर में कंपनी ने महाराष्ट्र से गुजरात में कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया है, यानी कि विद इन यू कैन से सेम रजिस्ट्रेशन, मतलब नंबर अलग है, परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है, तो यानी कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है, यानी कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो, यानी सेम रजिस्ट्रेशन में अलग अलग स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन अगर है सेम पर्सन के, तो वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई होती है वो सप्लाई मानी जाती है। आगे, द कंपनी क्लेम्ड ITC ऑन द एडवर्टीजमेंट मटेरियल इन महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र से गुजरात गया है, जो महाराष्ट्र की कंपनी है उन्होंने उस पर ITC भी क्लेम किया है। पूछा गया है महाराष्ट्र से जो गुजरात माल जा रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से इशू करने पड़ेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर विद इन मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है तो वो सप्लाई माना गया है। अगर सप्लाई माना गया है तो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा प्लस ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। ई-वे बिल प्लस इनवॉइस देख लेते हैं सर। चलो, VCPL is for the advertisement material sent from Maharashtra office to Gujarat office in relation to upcoming movie. Not liable? नहीं। Liable to issue delivery चालान? नहीं। Liable to issue bill of supply? नहीं। Liable to generate tax invoice as well as e-way bill. टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल दोनों वो जनरेट करेगी। ये हमारे 5 MCQ हो गए हैं। तो MCQ का मैं सीक्वेंस देख लेता हूं बेटा, क्या है। MCQ का सीक्वेंस है BBDCD देख लेते हैं आंसर मैच कर रहा है क्या। BBDCD मैच कर रहे हैं। तो सर इस तरीके से आपको MCQ
केस सिनेरियो प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने लगभग 15 मिनट में आपको कंप्लीट केस सिनेरियो करके बता दिया, जिसमें मैंने एक ही चीज को 10 बार रिपीट किया है। जब एग्जाम में आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप विद इन 10 मिनट्स, इवन विद इन 5 to 10 मिनट्स आप ये केस सिनेरियो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इतना टाइम तो बेटा लगता ही है, 5 से 10 मिनट का टाइम तो आपको लगने ही वाला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड डायरेक्ट टैक्सेशन का वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डायरेक्ट टैक्सेशन के एमसीक्यू के लिए आएगी तो आप फटाफट से उसको देख लेना। और इसी तरीके से एग्जाम से पहले केस सिनेरियोस को प्रैक्टिस भी करना है। आई रिपीट, रामबाण क्या है सर? सबसे पहले आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना है, उसको रफ में शॉर्ट में नोट करना है, बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपको समझ आ जाए बस। हिंदी में इंग्लिश में फर्क नहीं पड़ता सर। हिंदी में नोट करो, इंग्लिश में नोट करो, मारवाड़ी में नोट करो, गुजराती में नोट करो, बंगाली में नोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रफ में रिक्वायरमेंट को नोट कर लीजिएगा, फिर केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करना, और जैसे ही केस स्टडी की रिक्वायरमेंट मैच करने लगे उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अपना दोस्त सी आकाश बंसल आप लोगों के लिए आज विदा लेता हूं, और अगली वीडियो में जरूर हाजिर होंगे। बहुत सारा मटेरियल जनवरी 25 के लिए यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप जैन 25 दे रहे हैं तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। रिवीजन वीडियोस फ्री में अपलोडेड है। 15 मार्क का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। जो जीएसटी का 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आईटीसी के ऊपर, उसको कैसे सोल्व करें उसका भी वीडियो मैंने इसी चैनल के ऊपर बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच लव। टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका अपना दोस्त साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।